27 नवंबर 1999 कोलंबिया के बोगोटा में एक बोइंग 727 प्लेन एयरपोर्ट पर खड़ा अपने पैसेंजर का इंतजार कर रहा है। इस एवेनिका फ्लाइट 203 के अंदर कुल 107 लोग मौजूद हैं, जिनमें से 101 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, रास्ता बिल्कुल क्लियर और पायलट्स उड़ान भरने को तैयार। इस प्लेन के अंदर मौजूद लोग आपस में हंस खेल रहे हैं और इसी बीच ये फ्लाइट उड़ान भरती है। इस फ्लाइट ने अभी उड़ान भरी ही थी, लेकिन तभी अचानक What's going on? I don't know. आसमान में एक धमाका होता है और सब कुछ राख बन जाता है। सुनने में ये किसी हॉलीवुड मूवी का कोई एक्शन सीन लगेगा, लेकिन इस धमाके के पीछे की असली वजह जानकर आप हैरान हो जाओगे कि कैसे एक इंसान बदले की आग में इतना जल सकता है कि वो सिर्फ अपने एक दुश्मन को मारने के लिए सैकड़ों लोगों की लाशें बिछा देता है। ये इतिहास की एक ऐसी काली सच्चाई है जिसे सुनकर आज भी दुनिया का दिल दहल जाता है। एक तरफ लोग उसको भगवान मानते थे, गरीबों का मसीहा मानते थे, और दूसरी तरफ वो एक मास मर्डरर था जिसने अपने ही देश कोलंबिया को शमशान बना दिया था। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक मुजरिम पाब्लो एस्कोबार की। Fugitive cocaine lord Pablo Escobar. Escobar, a ruthless killer, a bloodthirsty gangster, One of the world's most hunted men. Killing 19 and injuring nearly 200. scouring the countryside for Colombia's most wanted man. So far, Pablo Escobar टिकट बेचता था, गाड़ियां चुराता था, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे वो अचानक दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे बन गया। आखिर 1970s में ऐसा क्या हुआ जिसने पाब्लो की किस्मत और कोलंबिया के इतिहास को हमेशा के लिए खून से लिख दिया। तो इस सवाल का जवाब छुपा है अमेरिका की डिस्को पार्टीज में। जी हाँ, अमेरिका की डिस्को पार्टीज में 1970s के दौर में यूनाइटेड स्टेट्स में एक नए नशे का ट्रेंड आग की तरह फैल रहा था, और वो नशा था कोकेन। पहले marijuana और हीरोइन का जमाना था, लेकिन अब न्यूयॉर्क और मियामी के डिस्को बार्स में कोकेन की डिमांड आसमान छू रही थी, और यही वो गोल्डन मोमेंट था जिसका पाब्लो एस्कोबार काफी समय से इंतजार कर रहा था। मिड 1970s में ग्रिसिल्डा ब्लैंको नाम की एक फेमस स्मगलर ने पाब्लो को इस ड्रग बिजनेस से इंट्रोड्यूस करवाया। शुरुआती दिनों में पाब्लो का काम सिर्फ कोका पेस्ट को प्रोसेसिंग फैसिलिटीज तक पहुंचाना था, लेकिन पाब्लो किसी के अंडर काम करने वालों में से नहीं था, इसीलिए उसने बहुत ही जल्द मिडलमैन को हटा दिया और डायरेक्ट अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। उसने प्लेन्स के थ्रू रिफाइंड कोकेन अमेरिका स्मगल करना शुरू कर दिया, और यहीं से नींव रखी गई इतिहास के सबसे खतरनाक सिंडिकेट द मेडेलिन कार्टेल की। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। मई 1976 में पाब्लो और उसके कुछ दोस्त 18 किलो कोकेन के साथ पकड़े गए, और उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला था। लेकिन यहाँ पर पाब्लो ने वो किया जो उसकी आगे की जिंदगी का रूल बन गया। उसने सबसे पहले ऑफिसर्स और जजेस को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो पाब्लो ने अरेस्टिंग ऑफिसर्स का ही मर्डर करवा दिया, और ये केस वहीं पर खत्म हो गया। ये था पाब्लो एस्कोबार का फार्मूला, पलाता और पोलेमो, यानी पैसा लो या गोली खाओ। 1976 के इस अरेस्ट से बचने के बाद पाब्लो को यह समझ में आ गया था कि सिस्टम को खरीदा कैसे जाता है और डराया कैसे जाता है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अब छोटे प्लान से स्मगलिंग करना काफी नहीं था। पाब्लो को एक ऐसी जगह चाहिए थी जो अमेरिका के बिल्कुल पास हो और वहां पर किसी भी तरह की पुलिस ना पहुंच पाए। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसके बारे में अमेरिका की DEA सपने में भी ना सोच सके, और यहीं पर शुरुआत होती है नॉर्मन्स के की। 1970s के एंड में पाब्लो के दो एसोसिएट्स कार्लोस लैडर और जॉर्ज यंग ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने बहामास में एक पूरा का पूरा आइलैंड खरीद लिया जिसका नाम था नॉर्मन्स के। ये जगह अमेरिका के बिल्कुल करीब थी। लैडर ने वहां के लोकल लोगों को डरा कर भगा दिया और कुछ लोगों का मर्डर करवा दिया, जिसके बाद वहां पर एक प्राइवेट रनवे और बड़े बड़े वेयर हाउस बनवा दिए गए। ये आइलैंड अब मेडेलिन कार्टेल का पर्सनल एयरपोर्ट बन चुका था।
बड़े प्लेन्स में कोलंबिया से कोकेन लोड होकर यहाँ आती थी और फिर छोटे प्लेन्स में लोड होकर बिना रडार में आए अमेरिका में ड्रॉप किए जाते थे। इस पीक टाइम पर करीब हर दिन 300 किलो कोकेन नॉर्मन्स के पर लैंड किया जाता था। और इनका एक और आदमी था बैरी सील, एक अमेरिकन पायलट जो लुइसियाना में लो फ्लाइंग प्लेन चलाकर कोकेन के पैकेज ड्रॉप करता था। अब डिमांड इतनी ज्यादा थी और सप्लाई इतनी ज्यादा परफेक्ट कि पैसा बारिश की तरह बरसने लगा। मैडलिन कार्टेल करीब $60 मिलियन यानी लगभग 500 करोड़ रुपए हर रोज कमा रहा था, जिसका सालाना प्रॉफिट बनता था $20 बिलियन। पैसा इतना ज्यादा हो गया था जिसको गिनना नामुमकिन हो गया था। पाब्लो के भाई रोबर्टो ने बाद में बताया कि कार्टेल हर हफ्ते सिर्फ $1000 के रबर बैंड खरीदता था ताकि नोटों के बंडल को बांधा जा सके। पाब्लो ने कोलंबिया में एक 20 स्क्वायर किलोमीटर का प्राइवेट स्टेट बनाया जिसमें एक स्पेनिश मैंशन था, प्राइवेट एयरपोर्ट था, गो कार्ट ट्रक था और सबसे शॉकिंग बात के एक प्राइवेट जू भी था जिसमें उसने अफ्रीका से जेब्रा, एलिफेंट और हिप्पो इंपोर्ट करके लाए थे। आज भी उस एरिया में फेरल हिप्पोस घूमते हैं। मियामी में एक पिंक मेंशन और कैरिबियन में एक और प्राइवेट आइलैंड था। पैसा छुपाना अब पाब्लो के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका था। कार्टेल ने एक ऐसा मेंशन बनवाया जिसमें रिट्रैक्टेबल जकूजी था जिसके नीचे कमरों में करोड़ों डॉलर छुपाए गए। पैसों को दीवारों में चुनवा दिया गया। हाल ही में 2020 में पाब्लो के नेफ्यू को पुराने घर की दीवार में करीब $18 मिलियन कैश मिला। पैसा, पावर और प्राइवेट आर्मी, पाब्लो के पास अब सब कुछ था। पर दुनिया का सबसे अमीर और पावरफुल क्रिमिनल रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। उसके पास अरबों रुपए थे पर उसको एक चीज से डर लगता था जिसको वो खरीद नहीं सकता था, एक ऐसा कानून जो उसकी मौत से भी ज्यादा डरावना था। और वो डर था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे कोलंबिया की करप्ट जेल में नहीं बल्कि अमेरिका की हाई सिक्योरिटी जेल में पूरी जिंदगी सड़ना पड़ेगा। और इस डर ने पाब्लो को एक बिजनेसमैन से एक आतंकवादी बना दिया। एक्स्ट्राडिशन के इस डर से बचने के लिए पाब्लो ने बहुत ही चालाकी से एक प्लान बनाया। उसने खुद को गरीबों का मसीहा बनाना शुरू कर दिया। मेडलिन के लोगों को कैश बांटना, नए सुकर स्टेडियम बनाना, फ्री पार्क्स और फ्री हाउसिंग देना शुरू कर दिया। लोग उसको रॉबिन हुड मानने लगे। क्रिसमस पर वो सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को महंगे महंगे गिफ्ट देने लगा। इस मैसिव पब्लिक सपोर्ट का फायदा उठाकर पाब्लो ने 1982 में कोलंबिया की पॉलिटिक्स में एंट्री मार ली और चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन जीत गया। उसका मेन गोल था उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को पार्लियामेंट में कैंसिल करवाना जो कोलंबिया और यूएस के बीच साइन हुई थी। लेकिन पॉलिटिक्स में आना पाब्लो की सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि अब वो सबकी नजरों में आ चुका था। कोलंबिया के कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, स्पेशली जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनीला ने पाब्लो के खिलाफ एक एग्रेसिव कैंपेन शुरू कर दिया। एल एस्पेक्टेटर न्यूज़पेपर ने पाब्लो के पुराने क्राइम्स और अरेस्ट की पूरी हिस्ट्री छाप दी। प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ने लगा कि 1984 में पाब्लो को अपनी पॉलिटिकल सीट से रिजाइन देना पड़ा। पाब्लो ने रिजाइन तो कर दिया था मगर वो चुप बैठने वालों में से नहीं था। और इसी के 2 महीने बाद 30 अप्रैल 1984 को जस्टिस मिनिस्टर रॉड्रिगो लारा बोनीला अपनी गाड़ी में ट्रैफिक में फंसे हुए थे और तभी एक यामाहा मोटरसाइकिल आकर उनके पास खड़ी होती है। पीछे बैठे हिटमैन ने उजी सब मशीन गन से उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दी और मिनिस्टर की वहीं पर मौत हो गई। जस्टिस मिनिस्टर का दिन दहाड़े खून सिर्फ एक मर्डर नहीं था बल्कि ये पाब्लो की तरफ से कोलंबिया की गवर्नमेंट को खुली जंग का ऐलान था। और इसके बाद वहां की गवर्नमेंट भी पूरी ताकत के साथ पाब्लो के पीछे पड़ गई और यहाँ पर पाब्लो ने वो किया जो आज के टाइम पर कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जस्टिस मिनिस्टर का मर्डर करने के बाद पाब्लो कुछ टाइम के लिए पनामा और निकारागुआ भाग गया। लेकिन जब वो 1984 में वापस आया तो उसने डिसाइड किया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। उसने एक्स्ट्राडिशन यानी अमेरिका भेजे जाने के डर को हमेशा के लिए खत्म करने का एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। उस टाइम कोलंबिया में M19 नाम का एक रेबल ग्रुप था। पाब्लो ने उनको पैसे और हथियार दोनों दिए और एक ऐसी साजिश रची जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 6 नवंबर 1984 को M19 के लगभग 36 हेवली आर्म्ड लोगों ने बगोटा में प्लेस ऑफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोल दिया। उन्होंने 300 से ज्यादा लोगों को होस्टेज बना लिया जिसमें देश के टॉप जजेस भी शामिल थे। इनकी डिमांड थी कि प्रेसिडेंट स्टेप डाउन करें और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कैंसिल हो, जिसकी वजह से पाब्लो को अमेरिका की हाई सिक्योरिटी जेल में जाना पड़ सकता था। लेकिन सरकार ने डिमांड्स को मानने के बजाय एक
ऐसा फैसला किया जिसने सुप्रीम कोर्ट को जंग के मैदान में बदल दिया। कोलंबिया की आर्मी ने टैंक और हैवी आर्टरी के साथ बिल्डिंग पर हमला कर दिया। अगले कुछ घंटों में जो खून खराबा हुआ वो किसी वॉर जोन से कम नहीं था। 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस थे। लेकिन यहाँ आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि पाब्लो का प्लान कभी जजेस को होस्टेज बनाकर सरकार के आगे डिमांड रखना था ही नहीं। इस पूरे अटैक के पीछे पाब्लो का असली प्लान था उस बिल्डिंग में रखे एक्स्ट्राडिशन की फाइल्स और सबूत को जलाकर खाक कर देना, जिसमें पाब्लो कामयाब भी हो गया। पाब्लो ने कोर्ट में रखे कुछ फाइल्स को जलाने के लिए पूरे कोर्ट को ही जलाकर खाक कर दिया। 1980s का एंड आते आते पाब्लो हर तरफ से दुश्मनों से गिर चुका था। एक तरफ गवर्नमेंट थी और दूसरी तरफ काली कार्टेल और मेडलिन कार्टेल के बीच सड़कों पर खुलेआम जंग चल रही थी। कार ब्लास्ट और मर्डर आम बात हो चुकी थी। मेडलिन दुनिया की सबसे डेंजरस सिटी बन चुकी थी। सिर्फ साल 1991 में वहां 7,237 मर्डर हो चुके थे, यानी हर दिन लगभग 18 खून हो रहे थे। अब आते हैं उस घटना पर जिसका जिक्र हमने कहानी की शुरुआत में किया था। 27 नवंबर 1989 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुरू होने वाले थे और एक कैंडिडेट था सीजर गवेरिया, जो कार्टेल के खिलाफ बहुत सख्त था, जिसके बाद पाब्लो ने उसको मारने का ऑर्डर दे दिया। गवेरिया को एवेनी का फ्लाइट 203 में ट्रैवल करना था, लेकिन जैसे ही ये खबर पाब्लो तक पहुंची तो पाब्लो के आदमियों ने उस प्लेन में बॉम्ब फिट कर दिया। टेक ऑफ के सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो बॉम्ब ब्लास्ट करता है और प्लेन के चिथड़े उड़ जाते हैं। May have been a bomb that blew up a plane in Colombia today, the Boeing 727 of Avianca Airlines. Explose en vol au-dessus de Bogota, tuant les 107 personnes qui se trouvaient à bord. In his unsuccessful attempt to assassinate presidential candidate Cesar Gaviria, Pablo Escobar murdered 107 innocent people. इस ब्लास्ट में 107 पैसेंजर्स और जमीन पर मौजूद 3 लोगों की जान चली जाती है। पर सबसे शॉकिंग बात यह थी कि सीजर गवेरिया उस प्लेन में मौजूद ही नहीं था। जिस इंसान को मारने के लिए पाब्लो ने 110 इनोसेंट लोगों की जान ले ली, असल में वो इंसान फ्लाइट के अंदर बैठा ही नहीं था। इसके कुछ ही दिनों बाद पाब्लो ने डिपार्टमेंट ऑफ सिक्योरिटी की बिल्डिंग के बाहर एक ट्रक में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जिसमें 1/2 टन यानी 500 kg डायनामाइट था। इस अटैक में 57 लोग मारे गए और 2000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। अब पाब्लो एक ड्रग स्मगलर नहीं बल्कि दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन चुका था। लेकिन इसके बाद वो हुआ जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आपको क्या लगता है कि इसके बाद गवर्नमेंट ने पाब्लो को पकड़कर उसको गोली मार दी होगी? नहीं, बल्कि पाब्लो की पावर और डर इतना ज्यादा था कि गवर्नमेंट को उसके आगे घुटने टेकने पड़े। पाब्लो ने सरेंडर करने का फैसला किया, पर एक ऐसी शर्त पर जिसे सुनकर आपका कानून से भरोसा उठ जाएगा। 1991 में कोलंबिया में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसमें एक्स्ट्राडिशन यानी उस कानून को बैन कर दिया गया जिसका पाब्लो को सबसे ज्यादा डर था। अफवाह ये थी कि पाब्लो ने असेंबली मेंबर्स को पैसे देकर इस कानून को पास करवाया, लेकिन इस कानून का डर खत्म होने के बाद पाब्लो ने सरेंडर करने का फैसला किया। लेकिन उसकी कुछ अपनी शर्तें थी कि उसको सिर्फ 5 साल की सजा होगी और वो किसी आम जेल में नहीं बल्कि अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा। इस जेल का नाम था द कैथेड्रल और ये जेल कम 5 स्टार रिजॉर्ट ज्यादा थी। ये जेल मेडलिन के पहाड़ पर बनाई गई थी और इसके अंदर फुटबॉल पिच, जकूजी, एक बार और पाब्लो के लिए टेलीफोन लाइंस भी थी। लोग इस जेल को मजाक में होटल एस्कोबार भी बोलते थे। यहाँ पाब्लो को जेल में बंद करने के लिए नहीं बल्कि उसको अपने दुश्मनों से बचाने के लिए रखा गया था। इसके बाद सरकार ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और पाब्लो मजे से इस जेल के अंदर बैठकर अपना कोकेन एम्पायर चलाता रहा। इस जेल में पाब्लो पार्टियां करता था और अपने दुश्मनों को बुलवाकर उनका मर्डर करवा देता था। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है। मीडिया में खबरें फैलने लगती हैं कि पाब्लो अपनी जेल के अंदर बैठ के ही अपना कोकेन का एम्पायर चला रहा है, जिसके बाद गवर्नमेंट की दुनिया भर में बेइज्जती होती है। जिसके बाद जुलाई 1992 में गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अब बहुत हो गया, पाब्लो को अब एक असली और स्ट्रिक्ट जेल में शिफ्ट किया जाएगा। आर्मी पाब्लो की जेल के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन पाब्लो कोई
आम कैदी नहीं था। उसने अपनी इस जेल को बनाते वक्त अपने निकलने का रास्ता पहले ही बना लिया था और जब आर्मी उसकी जेल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो पाब्लो वहां से पहले ही निकल चुका था। उसकी इस फ्लाइट ने कोलंबिया और यूएस की गवर्नमेंट के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा मारा था। पाब्लो अब जेल की दीवारों से तो आजाद था, पर इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। इस बार ना तो उसके पास कोई डील थी और ना ही प्रोटेक्शन, जिसके बाद शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी और खतरनाक शिकार की कहानी। इस बार कोलंबिया की गवर्नमेंट अकेली नहीं थी, बल्कि यूएस की गवर्नमेंट ने अपने बेस्ट स्पेशल फोर्सेस, जिसमें SEAL टीम 6 और डेल्टा फोर्सेस शामिल थी, उन्हें कोलंबिया भेज दिया। इन फोर्सेस ने कोलंबियन पुलिस के साथ मिलकर एक स्पेशल यूनिट बनाई जिसका नाम था सर्च ब्लॉक। लेकिन सिर्फ पुलिस और आर्मी ही पाब्लो के पीछे नहीं पड़ी थी। पाब्लो ने अपने पूरे करियर में इतने दुश्मन बनाए थे कि अब वो सब एक साथ मिलकर पाब्लो के पीछे पड़ गए थे। काली कार्टेल, उसके पुराने बिजनेसमैन और वो सभी लोग जिनकी फैमिलीज को पाब्लो एस्कोबार ने मारा था, उन सब ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया था, पीपल्स प्रोसिक्यूटेड बाय पाब्लो एस्कोबार, जिसको वहां के लोग लॉस पेप्स भी बोलते थे। लॉस पेप्स ने वही तरीका आजमाया जो पाब्लो आजमाता था, एक्सट्रीम वायलेशन का। उन्होंने पाब्लो के दोस्तों, उसके वफादारों और उसके वकीलों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। यूएस इंटेलिजेंस सर्च ब्लॉक और लॉस पेप्स ने मिलकर पाब्लो के पूरे एम्पायर को तोड़कर रख दिया। जो लोग पहले पाब्लो के लिए जान देते थे, अब वही लोग अपनी जान बचाने के लिए पाब्लो को ही धोखा देने लगे। पाब्लो लगभग 1.5 साल तक छुपा रहा। वो बार बार अपने सेफ हाउस बदलता रहा, जंगल में सोता रहा, लेकिन पकड़ा नहीं गया। लेकिन कहते हैं ना कि हर क्रिमिनल एक ना एक दिन ऐसी गलती करता है जो उसकी मौत का कारण बनती है। पाब्लो के पास अरबों डॉलर थे, लेकिन उसकी एक कमजोरी ने उसको मौत के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, और वो कमजोरी थी उसका परिवार। दिसंबर 1993 में पाब्लो अपने एक सेफ हाउस में छुपा था, मेडलिन के लॉस ओलिवस नेबरहुड में। वो अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उनकी आवाज सुनने के लिए तड़पा जा रहा था। इसी बीच पाब्लो अपने बेटे को फोन लगाता है और यही पाब्लो एस्कोबार की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। यूएस सर्च ब्लॉक की इंटेलिजेंस टीम लगातार उसके रेडियो सिग्नल्स को ट्रैक कर रही थी। उन्होंने उस सेलफोन ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट कर लिया और पाब्लो एस्कोबार की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढ निकाली। 2 दिसंबर 1993 पाब्लो के 44th बर्थडे के ठीक एक दिन बाद यूएस सर्च ब्लॉक की एक 8 मेंबर्स की टीम ने उस सेफ हाउस का दरवाजा तोड़ा। अंदर पाब्लो और उसका एक वफादार बॉडीगार्ड एल लेमन मौजूद थे। दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है। पाब्लो और एल लेमन छत पे भाग जाते हैं ताकि पड़ोस की घरों की छत पर चढ़कर बचा जा सके, लेकिन इस बार किस्मत ने पाब्लो का साथ छोड़ दिया था। पाब्लो को गोलियां लगती हैं, पहले उसकी पैर पर, दूसरी उसके पेट और छाती पर और तीसरी उसके कान से होते हुए दिमाग को आर पार कर जाती है। वहीं छत पर खून से लथपथ दुनिया के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड की मौत हो गई। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि पाब्लो को वो आखिरी गोली पुलिस की नहीं लगी थी। पाब्लो के भाई रोबर्टो ने बाद में ये क्लेम किया कि पाब्लो हमेशा से यही कहता था कि वो अमेरिका की जेल में सड़ने से अच्छा खुद को गोली मार देगा और वो गोली सीधा अपने कान में मारेगा ताकि इंस्टेंट मौत हो सके। सच्चाई जो भी हो, लेकिन 2 दिसंबर 1993 को मेडलिन कार्टेल का अंत हो जाता है। पाब्लो की मौत के बाद उसकी बनाई हुई गरीबों की मसीहे वाली इमेज लोगों के दिलों में जिंदा थी। उसके फ्यूनरल पर 25,000 से ज्यादा लोग आए थे जो रोते हुए उसको याद कर रहे थे। लेकिन अगर कहानी को गहराई से समझे तो ये समझ में आता है कि पाब्लो हकीकत में कोई मसीहा नहीं था। असल में वो एक मास मर्डरर था जिसने अपने ही शहर को कब्रिस्तान बना दिया था। उसके जाने के बाद कोलंबिया धीरे धीरे रिकवर हुआ और आज मेडलिन दुनिया की सबसे इनोवेटिव और खूबसूरत सिटीज में से एक मानी जाती है। उसकी बनाई हुई जेल द कैथेड्रल आज एक रिलीजियस साइट बन चुकी है और उसके स्टेट के हिपोज आज भी कोलंबिया के जंगलों में घूमते हैं। पाब्लो एस्कोबार का इतिहास हमें ये सिखाता है कि क्रिमिनल चाहे कितना ही बड़ा, अमीर और ताकतवर ही क्यों ना हो, आखिर में उसका अंत या तो पुलिस की गोली या तो जेल की काल कोठरी ही होती है। आपका पाब्लो एस्कोबार के इस एम्पायर के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।